हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट डे नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राकेश बाजी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि फंडामेंटल जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और फंडामेंटल का आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज सीपीआर। दैट इज सीपीआर। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। देखिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कार्डियो मींस हार्ट, कार्डियो मींस हार्ट, पल्मोनरी का मींस लंग्स, एंड रिसस्किटेशन का मतलब क्या होता है? रिसस्किटेशन का मतलब होता है टू रिस्टोर, टू रिस्टोर। तो यानी कि हार्ट और लंग्स के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करना? रिस्टोर करना। देखिए, सबसे पहले जीएमसीएच में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसस्किटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसस्किटेशन, और वहां पे आपको ऑप्शन दे दिए कि टू रिस्टोर, टू रिस्टार्ट। बाकी दो ऑप्शन तो खैर जो भी दे सकते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे रिस्टोर और रिस्टार्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? रिस्टोर है। ये क्या है? रिस्टोर है। रिसस्किटेशन का मतलब क्या है? टू रिस्टोर द फंक्शंस। ठीक है, बात कर लेते हैं कि सर सीपीआर होता क्या है। देखिए, सीपीआर होता है कि जब कोई पर्सन इमरजेंसी या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से क्या कर रहा हो? सफर कर रहा हो। और ऐसे पर्सन जो किससे सफर कर रहे हो? कार्डियक अरेस्ट से। किससे? कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है, तो उस कार्डियक अरेस्ट के दौरान उस पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सीपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को अपन सीपीआर बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले कि इट इज ए लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर which is done to save the life when someone in life threatening condition or cardiac arrest, कार्डियक अरेस्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीआर कि जब एक पर्सन किसमें होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफर कर रहा होता है या फिर उसका क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? उस पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए जो इमरजेंसी प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सीपीआर बोलते हैं। बात कर रहे थे कि सर आप बार बार कार्डियक अरेस्ट का जिक्र यहाँ पे कर रहे हो, तो कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है नो पल्स, ठीक है, प्लस नो ब्रीदिंग एंड अनकॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस होना। ये होता है आपके कार्डियक अरेस्ट के ट्रायड। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट का ट्रायड। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को पल्स नहीं होगी, इनकी पल्सलेस होगा पेशेंट, साथ ही साथ में ब्रीदिंग नहीं होगी, और साथ ही साथ में क्या होगा? पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होगा। अगर एक पेशेंट ऐसा आपको देखने को मिल रहा है जो पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसके अंदर पल्स नहीं है या फिर बात करूं उसके अंदर ब्रीदिंग नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि पेशेंट इज इन द कार्डियक अरेस्ट। और ऐसे पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए अपन जो इमरजेंसी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? सीपीआर कहते हैं। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है? सीपीआर के अंदर जो है एक नया अपडेट आया है। ठीक है, ये क्या है? अपडेट आया है और इसको बोल दिया सीपीसीआर। अपडेट में इसको क्या बोल दिया रे? इसको बोल दिया सर सीपीसीआर बोल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीसीआर? अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं तो कार्डियो एज इट इज रहेगा आपका। सेकेंड वन इज पल्मोनरी, एंड देखिए एक एक्स्ट्रा सी जुड़ गया, मतलब सेरिब्रल रिसस्किटेशन। कार्डियोपल्मोनरी सेरिब्रल रिसस्किटेशन। सेरिब्रल वर्ड जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है रिसेंट टाइम्स के अंदर। इसमें क्या हुआ? देखिए, होता क्या है, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी नीड अपने को क्यों पड़ी? ठीक है, अगर एक बेसिक पर्पस की मैं बात करता हूं तो ये होता है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को, ये जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था जिसकी वजह से आपके हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिए थे, आपके लंग्स ने भी फंक्शन करना है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी क्या हो गए थे? लॉस हो गए थे, जिसकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स? फर्स्ट है आपका ब्रेन, सेकेंड वन इज लंग्स एंड हार्ट एंड किडनी और लीवर। ये पांच के हैं आपके
वाइटल ऑर्गन्स बोल सकते हैं इनको। तो इन वाइटल ऑर्गन्स तक जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो क्या हो गई, अभी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जिसकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स तक की ब्लड सप्लाई क्या हो गई, रुक गई, उसको वापस से स्टार्ट करना, उसको वापस से रिस्टोर करना क्या होता है, इसका प्राइमरी एम होता है सीपीआर का। तो सर सिर्फ यहाँ पे आपने सेरिब्रल क्यों लिखा, यहाँ पे आपने सिर्फ सेरिब्रल क्यों लिखा? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर सेरिब्रल की मैं बात करता हूँ तो सेरिब्रल यहाँ जो चेंजेस होने वाले होते हैं, यहाँ पे क्या है सेरिब्रम में, नर्व्स। क्या है यहाँ पे आपके पास में, नर्व्स। और नर्व्स में अगर मैं बात करता हूँ हाइपोक्सिक नर्व इंजरी जो होती है, कौन सी वाली, हाइपोक्सिक, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, आपका हाइपोक्सिया जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। हाइपोक्सिक नर्व इंजरी जो होती है वो क्या करती है, आपकी लाइफ पे या फिर आपके फंक्शंस पे परमानेंट इंपैक्ट करती है। क्या करती है, परमानेंट इंपैक्ट डालती है। मैं बात करूं परमानेंट इंपेयरमेंट, और इसकी वजह से जो होने वाली डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से जो होने वाली डिसेबिलिटी है वो आपको क्या रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी, जिसके साथ में आपको सर्वाइव करना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर भी अटमोस्ट प्रायोरिटी पे आपका क्या आता है कि सर आप सबसे पहले सेरिब्रम का जो परफ्यूजन है, जो ब्लड सप्लाई है, इसको सबसे पहले स्टार्ट करो, सो दैट नर्व इंजरीज के अंदर जो इरिवर्सिबल डैमेज होता है वो होने से बचा सके, वो होने से बचा सके। अरे ऐसे जिंदगी का क्या करोगे आप लाइफ को सेव करके, मान लीजिए आपने पेशेंट की लाइफ को सेव भी कर लिया लेकिन पेशेंट क्या रह गया, ब्रेन डेड रह गया, तो ऐसी लाइफ को सेव करने का कोई मतलब है नहीं, उसकी लाइफ की कोई भी प्रोडक्टिविटी अब यहाँ पे नहीं रहने वाली, तो ऐसी लाइफ को सेव करने का कोई भी मीनिंग जो है यहाँ पे नहीं बचता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कि सर आपने बता दिया कि सीपीआर होता क्या है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं है, इसको देने के मेथड्स हैं, सीपीआर को परफॉर्म करने के जो मेथड्स हैं वही क्या पे है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में मैंने ऐड कर दिए। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है आपके पास में, दैट इज बीएलएस। नाम तो सबने सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। बीएलएस स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक का मतलब बिल्कुल बेसिक सी आपके पास में चीजें हैं, बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है। जो सपोर्ट की चीजें हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, यानी कि बेसिक चीजों को यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, लाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज बीएलएस। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर बीएलएस होता क्या है, कि आउटसाइड द हॉस्पिटल, आउटसाइड द हॉस्पिटल अपनी हैंड स्किल्स को यूज करके अगर आप क्या कर रहे हो, सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज बीएलएस। यानी कि विदाउट हॉस्पिटल की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपने क्या किया, किसी पर्सन की लाइफ को सेव किया है, दैट इज बीएलएस। तो बीएलएस क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज इट इज ए लाइफ सेविंग मेथड विदाउट यूज ऑफ मेडिकल एड्स। यहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हो, अपनी हैंड स्किल्स को यूज करते हुए पर्सन की लाइफ को क्या करते हो, सेव करते हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। सेकंड वन इज एसीएलएस। एसीएलएस का मतलब क्या है सर, एसीएलएस का मतलब है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अरे तुमने एम्बुलेंस दौड़ती हुई देखी होंगे इधर उधर, और उन एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि किसी किसी पे तो बीएलएस लिखा होता है, किसी किसी पे एसीएलएस ऑक्यूपाइड एम्बुलेंस लिखा होता है। एसीएलएस ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस है। एडवांस का वर्ड का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, कि अब आपके पास में यहाँ पे इमरजेंसी से डील करने के लिए बेटर रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल होंगे, बेटर मेडिकल एड्स आपके पास में अवेलेबल होंगे। तो ये कहा, पहले बात तो क्या होता है इसके अंदर, सीपीआर प्रोवाइडेड बाय यूज ऑफ मेडिकल एड्स, बाय द यूजिंग ऑफ मेडिकल एड्स, लाइक कौन कौन से हैं यहाँ पे, आपका एम्बू हो गया। अरे इमरजेंसी के अंदर ब्रीदिंग देने के लिए क्या होता है, एम्बू होता है। इसी के साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूं कि लेरिंगोस्कोप,
ताकि आप क्या कर सको, एयरवे को मेंटेन कर सको या ओपन कर सको। इसी के साथ में अगर बात करता हूँ एड्रेनलिन या फिर नोर एड्रेनलिन, ये सभी मेडिकेशंस भी आपके पास में अगर अवेलेबल हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अब क्या कर दिया आपने, एक तरीके से पेशेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अब आपने क्या करा है, पेशेंट की लाइफ को सेव किया है। दैट इज योर ACLS, दैट इज योर ACLS। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है आपका AHA। AHA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये एक ऐसी बॉडी है जो अपने को क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। किसके अंदर, आपके CPR के अंदर अप्लाई होने वाली जो गाइडलाइंस है वो कौन प्रोवाइड करता है, AHA। ठीक है, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर CPR। इमरजेंसी में जो अपन CPR प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो भी गाइडलाइंस है वो कौन देता है, आपका AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है देता है। ये क्या करता है, ये रिसर्चेस करता है। रिसर्चेस परफॉर्म करने के बाद में उस रिसर्च के जो डाटा आते हैं या फिर उनके जो रिजल्ट होते हैं उनको क्या करता है, अप्लाई करता है प्रैक्टिस के अंदर। किसके अंदर, प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करता है, जिससे कि आप बेटर तरीके से क्या कर सको, CPR जो है पेशेंट को दे सको। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर ये तो टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि एम क्या है CPR का। एम क्या है CPR का, अगर मैं एम की बात करता हूं तो एम तो एक ही था, मैंने आपको बताया कि टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई ऑफ वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन्स जो थे, मैंने आपको अभी बताया कि वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उन वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई को वापस से रिस्टोर करना ही क्या है, इसका एम होता है। तो ये तो बात हो गई मोटी मोटी कि CPR होता क्या है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अगर बात करता हूँ कि उसका एम क्या है, क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में कि CPR किस सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करना है। फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट है आपका प्रोसेस एक तरीके से। सबसे पहली बात है कि एंश्योर सीन सेफ्टी। आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि सीन जो है ना सेफ होना चाहिए। अरे मान लीजिए आपने देखा एक रोड एक्सीडेंट, क्या देखा आप लोगों ने, एक रोड एक्सीडेंट देखा, और आप एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप क्या करें, उस रोड एक्सीडेंट के अंदर जो भी लोग सफरर हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, उनकी लाइफ को सेव करने के लिए आप दौड़ के उनके पास में चले गए। जाके आपने क्या किया कि वहीं पे CPR परफॉर्म करने लगे। आप वहीं पे क्या करने लगे, CPR जो है परफॉर्म करने लगे। पीछे से दूसरा कोई ट्रक आया, उसने आपको क्या कर दिया, हिट कर दिया। अब आप भी क्या हो गए, विक्टिम हो गए। अब आपको भी CPR की नीड हो सकती है। तो सबसे पहले आपको एंश्योर करना है। अरे आप तभी क्या कर पाओगे, पेशेंट की लाइफ को सेव कर पाओगे जब आपकी लाइफ क्या है, वहां पे सेफ है। आप वहां पे सेफ नहीं हो तो आप किसी और की लाइफ को वहां पे सेव करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ कि तीन सेफ्टी को आपको क्या करना है, एंश्योर करना है। सबसे पहले GMCH ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन। GMCH ने क्या बोला कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द CPR, और उसमें आपने लिख दिया कि सीन सेफ्टी, परफॉर्म्स कंप्रेशन, गिव ब्रीदिंग, ये सब चीजें लिख दी। ठीक है, और सबने क्या किया कि सर कंप्रेशन देंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे। अरे एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा सीन सेफ नहीं है, तुम जिस लोकेशन पे CPR दे रहे हो वो अगर सेफ नहीं है, तो क्या आप वहां पे सेफ हो, नहीं हो, आप वहां पे CPR परफॉर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या रहेगी आपकी, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि ऑलवेज एंश्योर कि योर सीन इज सेफ। ठीक है, सीन सेफ्टी को एंश्योर करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट करना है डिटरमाइन अनरेस्पॉन्सिवनेस। डिटरमाइन अनरेस्पॉन्सिवनेस को असेस करना है अब आपको। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अनरेस्पॉन्सिवनेस को असेस करना है। अनरेस्पॉन्सिवनेस की अगर मैं बात करता हूँ कि सर किस तरीके से करेंगे हम अनरेस्पॉन्सिवनेस चेक। अनरेस्पॉन्सिव चेक करने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे अलर्टनेस को। किसको देखेंगे, अलर्टनेस को देखेंगे। फिर अपन उसको क्या करेंगे, आवाज लगाएंगे। क्या करेंगे, उसको आवाज लगाएंगे। और आवाज लगाने के साथ ही साथ में आप क्या करेंगे भाई उसको, कि सर आवाज लगाने के बाद में अब अपन उसका क्या कर लेंगे, पेन से भी चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पेन से भी चेक कर लेंगे। और लास्टली किससे चेक करेंगे अपन, कि
पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव, लास्ट में अपन क्या कर देंगे, क्या डिटरमाइन कर लेंगे कि पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि आप क्या करोगे, अलर्टनेस, कि पेशेंट अलर्ट है कि नहीं है। आप पूछ सकते हो कि भाई कैसे हो, क्या हुआ, आवाज। दूसरा क्या है, वॉइस। दूसरा क्या है, वॉइस। और तीसरा क्या है कि आप पेनफुल स्टिमुलेशन देख के भी क्या कर सकते हो, एंश्योर कर सकते हो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है कि कॉन्शियस है। ये चीजें आप क्या कर सकते हो, एंश्योर कर सकते हो। ये तो एक जनरल फिनोमिना होगा, ये तो क्या होगा, एक जनरल फिनोमिना हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि और सर किस तरीके से आप अनरेस्पॉन्सिव नेक को चेक कर सकते हो, अनरेस्पॉन्सिव नेक को चेक करने के लिए एएचए ने फिर से गाइडलाइन दी, दैट वाज नोन एज काउज मेथड। दैट वाज नोन एज काउज मेथड। अगर मैं काउज मेथड की बात करूं, फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कैन यू हियर मी। अरे आप पेशेंट से पूछोगे कि भाई साहब आप सुन पा रहे हो मेरे को, ठीक है। अगर आपके भाई साहब ने जवाब दिया कि हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, दैट मीन्स क्या है, वो बिल्कुल अलर्ट है। दैट मीन्स वो क्या है, अलर्ट है। अगर भाई साहब ने कोई भी जवाब नहीं दिया कि नहीं मैं तो नहीं सुन रहा, ठीक है, दैट मीन्स वो क्या नहीं है भाई, अलर्ट नहीं है। दैट मीन्स वो क्या नहीं है, अलर्ट नहीं है। तो काई काउ का मतलब, काउ में से फर्स्ट सी है उसका मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि सर एक सी का तो मतलब आपने बता दिया, अब दूसरे का बताओ, ठीक है। दूसरा है आपका ओ। ओ का मतलब क्या था, ओपन योर आईज। सी का मतलब क्या है आपका, कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब उसने जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मतलब वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अगर उसने नहीं सुनी आपकी बात, यहीं पे आपकी बात खत्म नहीं हो जाएगी कि उसने नहीं सुनी तो वो अनकॉन्शियस हो गया, नहीं। यहाँ पे क्या है, अपन पूछेंगे कि ओपन योर आईज, भाई साहब अपनी आंखें खोलिए, अपने नयन खोलिए। अगर उसने नयन भी नहीं खोले तो नेक्स्ट स्टेप है, अपन उससे पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है, ये तो बता दो, ठीक है। वो जानने वाले तेरा नाम तो बता। तो यहाँ पे उसने अब अपना नाम भी बता दिया, ठीक है। नाम बताने के बाद में भी अपन रुकेंगे नहीं, नेक्स्ट अपन क्या बोलेंगे, उसके बोलेंगे कि स्क्वीज माई हैंड, भाई मेरे हाथ को खींचो पकड़ के, क्या करो, मेरे हाथ को पकड़ के खींचो। अगर वो सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है, दैट मीन पेशेंट इज अलर्ट एंड पेशेंट इज कॉन्शियस। तो अब आपको नेक्स्ट सीपीआर की गाइडलाइन को तो फॉलो नहीं करना है, सीपीआर को तो आपको यही खत्म कर देना है, ठीक है। अगर इन सारी चीजों में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं बोलता है। देखिए काउज मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, रहे एडल्ट के लिए। किसके लिए यूज होगा, एडल्ट के लिए। सबके लिए यूज नहीं होगा कि चलो भाई सबके लिए कर दिया। अरे पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए कैसे यूज हो जाएगा, उनको इतनी बातें समझ में आएंगी क्या, वो अपना नाम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए सर क्या करेंगे, उनके लिए जो मेथड है वो है शेक एंड शाउट। शेक एंड शाउट, ये तो किसके लिए सर, ये सर चाइल्ड के लिए। किसके लिए रही है, चाइल्ड के लिए। आप उनको हिलाओ और शाउट करो कि भाई उठ, है ना। शेक एंड शाउट करने पे अगर वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, क्या करता है वो, रेस्पॉन्ड अगर उसने किया दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्शियस है। और अगर उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया दैट मीन्स वो क्या है, अनकॉन्शियस है। चलो सर ये भी बात कर लिया आपने, सर चाइल्ड के लिए बता दिया, तो अब बता दीजिए इन्फेंट के लिए भी बता दीजिए। तो इन्फेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इन्फेंट के लिए अपन क्या करेंगे, पाम को या फिर क्या करेंगे, जो आपकी फिट की जो सोल है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रब करेंगे। रबिंग ऑफ पाम एंड सोल ऑफ फिट। सोल ऑफ फिट एंड पाम को क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने पे अगर बच्चा क्या करता है, क्राई करता है, इफ क्राई, इफ क्राई, दैट मीन्स पेशेंट क्या है, रेस्पॉन्डिंग है। और अगर क्राई नहीं करता है दैट मीन्स वो क्या है, अनकॉन्शियस है। बच्चा क्या है, अनकॉन्शियस है। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, बच्चे की अनकॉन्शियसनेस को भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करें अपने, अलर्टनेस, कैन यू हियर मी। तो ये किससे इंडिकेट हो गया आपका कि अलर्ट है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए ओपन योर आईज, मतलब वो वॉइस कमांड को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आराम से बता दोगे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, एक तरीके से अलर्टनेस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से अपन उसके सेंसेस को भी चेक कर लेंगे कि कौन सा सेंस उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे एक्सक्यूज माय हैंड, कि मोटर जो फंक्शंस हैं, जो न्यूरल फंक्शंस है वो इंटेक्ट है कि नहीं है, ये आप क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कि वेदर पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव और रेस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है, आपने रिसेंटली देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन एक रील आई थी कि एक पर्सन जो है वो किस पे, एक
रेस्पॉन्सिव पर्सन पे, मतलब बिल्कुल अलर्ट पेशेंट पे क्या कर रहा था, सीपीआर परफॉर्म कर रहा था, वो क्या थी आपकी एक तरीके से गलत प्रैक्टिस थी। तो ऐसे आपको नहीं करना है। बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, बीइंग ए स्किल्ड प्रोफेशनल, यू शुड नो कि हाउ टू डिटरमाइन कि वेदर पेशेंट इज रिक्वायर्ड सीपीआर और वेदर पेशेंट इज नॉट रिक्वायर्ड द सीपीआर। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं हो तब तक आपको सीपीआर परफॉर्म नहीं करना है। अरे अलर्ट पेशेंट पे कैसे कोई कर सकता है, मुझे यही समझ नहीं आया था। ठीक है, चलिए एनीवे जो भी था, तो डिटरमाइन आपने क्या कर लिया, अनरेस्पॉन्सिवनेस चेक कर लिया, और अनरेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे मेथड जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात आपने कर दी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, ये चीजें आप अपने नोट्स में लिख लेना भाई साथ के साथ में ना, मैं मिटाता जाऊंगा क्योंकि इतनी जगह मेरे पास में होती नहीं है, सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन भी करनी होती हैं, तो बेटर है कि आप अपने नोट्स जो है वो बनाते रहें इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अनरेस्पॉन्सिवनेस चेक कर ली, इफ पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, इफ पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव। ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव होने के बाद में नेक्स्ट अपन जाएंगे किस पे, चेक फॉर पल्स, चेक फॉर पल्स, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चेक फॉर पल्स इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सीपीआर की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला है चेक फॉर पल्स। अब पल्स किस तरीके से चेक करेंगे, देखो पल्स चेक करेंगे अपन टू डिटरमाइन सर्कुलेशन। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर पल्स रेट को काउंट करेंगे, नहीं, जब भी आप पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तब आपको क्या नहीं करना है, पल्स को काउंट नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वेदर पल्स प्रेजेंट और एब्सेंट, दैट मीन सर्कुलेशन प्रेजेंट और सर्कुलेशन एब्सेंट, दो ही चीजों के लिए आपको असेस करना है। तो पल्स चेक क्यों करना है, फॉर डिटरमाइनिंग सर्कुलेशन। किसको डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं अपन ऐसा, सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए करना है कि सर्कुलेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए सर बढ़िया बात है, सर्कुलेशन आपने चेक कर लिया, कैसे करेंगे, तो टाइम की बात करता हूं, अगर ड्यूरेशन की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप करते हैं 5 to 10 सेकेंड्स, कितना रहे, 5 to 10 सेकेंड्स तक आपको क्या करना है, असेस करना है। यहाँ पे एक चीज हमेशा लिख लेना, नेवर काउंट, क्या लिख लेना कि नेवर काउंट। सॉरी, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ओके, तो हमेशा आपको क्या करना है कि नेवर काउंट, काउंटिंग नहीं करनी है आपको, क्या नहीं करनी है, काउंटिंग जो है वो नहीं करनी है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि सर्कुलेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है सर, इतना कर लिया, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि कौन सी साइड से करेंगे, कौन सी साइड से करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर एडल्ट, फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला है आपका कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स को आपको क्या करना है, असेस करना है। कैरोटिड पल्स को सर कैसे असेस करेंगे, सर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर लेंगे, इस तरीके से। कैरोटिड पल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जैक्टली आपकी होती है यहाँ पे, कहाँ होती है, इस जगह पे आपको कैरोटिड जो है वो फील होती है। कैरोटिड जो है वो डायरेक्टली एक क्या है, आर्टरी है जो किसको सप्लाई कर रही है, आपके ब्रेन को। ठीक है, एक तो देखो इसको असेस करने के पीछे दो तीन रीजन है कि ब्रेन का सर्कुलेशन आप चेक कर लोगे, जबकि मैंने बताया था कि एटमोस्ट प्रायोरिटी क्या थी इसकी, कि जो आपका सेरिब्रल फंक्शन है, सेरिब्रल का जो ब्लड सप्लाई है वो इंटैक्ट है कि नहीं है, इसको सबसे पहले इंश्योर करना है। और एम भी ये बताया था कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है वहां तक ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को असेस करना है। तो आपका ब्रेन क्या है, वाइटल ऑर्गन है कि नहीं है सर, तो इसको जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसको आपने क्या कर लिया, पालपेट कर लिया। ठीक है सर, पालपेट अपन कर लेंगे, लेकिन सर ये नाम क्या है इस लोकेशन का, तो मैं अगर इस लोकेशन का नाम लूं तो ये है आपका बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ये जो नेक की जो दोनों तरफ की जो मसल्स होती हैं, ये कौन सी है आपकी, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ठीक है, और इन मसल्स यानी कि नेक की जो मूवमेंट है, हेड के जो मूवमेंट है, ये सारे के सारे किसके रेगुलेट होते हैं, आपके ये मसल्स से ही रेगुलेट होते हैं। और इस मसल्स के जो फोल्ड होते हैं इन्हीं के बीच में बाइलेटरल ऑफ ट्रेकिया, ये क्या है आपकी ट्रेकिया, इस ट्रेकिया के दोनों तरफ, बाइलेटरल का मतलब क्या है, दोनों तरफ, बाइलेटरल ऑफ ट्रेकिया जस्ट बिलो द ईयर, ये क्या है, ईयर है, ईयर के जस्ट बिलो एट द एंगल ऑफ मैस्टोइड बोन, एट द एंगल ऑफ मैस्टोइड बोन। ठीक है, आप क्या करते हो, कैरोटिड पल्स को चेक करते हो। लोकेशन का कंफर्म हो गया, चलो सर हो गया, बढ़िया बात है।
अगर बात करता हूँ चाइल्ड के लिए, किसके लिए कि सर चाइल्ड में कहाँ पे अपन असेस करेंगे, तो चाइल्ड में जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी आपकी फीमोरल। कौन सी वाली? फीमोरल। और अगर फीमोरल भी नहीं ऑप्शन में मिले आपको बाई चांस, तो दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे रे? दूसरी प्रायोरिटी देंगे किसको? ब्रेकियल को। इसको प्रायोरिटी देंगे? ब्रेकियल को देंगे। चलो सर ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नियोनेट के अंदर, साथ ही साथ में लिखते रहना आपको, ठीक है। नियोनेट की अगर बात करता हूं कि कहां पे चेक करेंगे, तो नियोनेट की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी आपकी ब्रेकियल और सेकंड प्रायोरिटी इज फीमोरल। इन दोनों की उल्टी सीधी घूमती रहती है, इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो उल्टी सीधी घूमती रहती है। क्यों सर, इनमें क्यों नहीं अपने कैरोटिड चेक कर लिया? तो देखिए कैरोटिड इसमें चेक इस करने के पीछे थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन है, और साइंटिफिक रीजन ये है कि जो अर्ली एज होती है उसके अंदर क्या होता है, हीट का रेगुलेशन चेक करने के लिए एक होता है आपका हीट का प्रोडक्शन, एक होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन तो कौन करता है सर? रेगुलेशन तो थैलेमस कर दिया। कौन कर दिया? थैलेमस कर देता है रेगुलेशन। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर तो सर हमें पता है कौन सा है, थैलेमस है। लेकिन हीट प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो एडल्ट के अंदर तो हीट का प्रोडक्शन कौन करता है भाई? लीवर कर देता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन अर्ली एज की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे इतना मैच्योर नहीं होता लीवर की, ये क्या कर ले, हीट का प्रोडक्शन भी कर ले और हीट का बैलेंस भी कर ले, आपकी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देगी, बैलेंस भी कर दे। तो सर यहाँ पे जो है एक होती है आपकी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कौन सा होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू ही हीट का प्रोडक्शन करवाते हैं अर्ली एज के अंदर। कौन करवाता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो करवाते हैं आपके अंदर इसका हीट का प्रोडक्शन, तो अर्ली एज में ये करवाते हैं। अब देखिए एडिपोज टिश्यू एविडेंटली अगर मैं बात करता हूं तो नेक के अराउंड होता है। कहां होते हैं? नेक के अराउंड होता है। तो नेक के अराउंड होने की वजह से यहाँ पे आप इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, पाल्पेट नहीं कर पाएंगे। पल्स को पाल्पेट करने के पीछे अगर मैं बात करूं कि बेसिक सा प्रिंसिपल है कि पल्स के जो आपकी आर्टरी है उसके पीछे कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए और आगे कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। भाई पीछे सपोर्टिंग, जैसे कि यहाँ पे आप रेडियल की बात करते हो कि सर रेडियल के पीछे रेडियल बोन है, और एंटीरियरली तो सर कुछ नहीं है, स्किन फोल्ड ही है, इतना कोई मास भी नहीं है, ना कोई इतना कोई एडिपोज टिश्यू भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इजीली आप क्या कर पाते हो, इसको पाल्पेट कर पाते हो। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं सर? ये एडिपोज टिश्यू जो है आपको पाल्पेट करने में हेल्प नहीं करते, ये क्या करते हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाते, नेक की जो आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरी है, इसको आप क्या नहीं कर पाते हो, वहां पे असेस नहीं कर पाते हो। तो नहीं करने के पीछे रीजन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। बहुत बढ़िया सर, आपने दे दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पल्स चेक हो गई। अब इफ पल्स एब्सेंट, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। इफ पल्स इज एब्सेंट, अगर पल्स भी एब्सेंट है तो, और एक तरफ आ जाएगा इफ पल्स इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां से दो बाइफरकेमेंट बना लेते हैं अपन भाई। चलो पल्स पहले मान लेते हैं कि सर पहले एब्सेंट ही थी, एक बार के लिए मान लीजिए कि पल्स क्या थी, यहाँ पे एब्सेंट थी। तो आप अपन क्या करेंगे, अलर्ट द ईएमएस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को अपन क्या कर देंगे, अलर्ट करेंगे, या फिर अनाउंस द कोड, अनाउंस द कोड। और यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होता है तब कौन सा कोड अनाउंस करते हैं अपन, ब्लू। कौन सा कोड अनाउंस करते हैं, ब्लू कोड। कोड ब्लू अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। कोड ब्लू अब आपने यहाँ पे अनाउंस कर दिया क्या, बिल्कुल सर कर दिया। कोड ब्लू अनाउंस करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, हमें नहीं पता क्या करेंगे। अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास में परफॉर्म या फिर स्टार्ट सीपीआर। स्टार्ट सीपीआर, और सीपीआर में भी पहले जो है आपकी कि सर कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू द कैब गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू द कैब। अब आपको क्या कर लेनी है रे, कैब बुला लेनी। कैब की अगर बात करता हूं, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन या कंप्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन या फिर कंप्रेशन, ए स्टैंड्स फॉर एयरवे एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग, बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ कैब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अब आपको क्या करना है, पेशेंट को सीपीआर जो है प्रोवाइड करना है।
अच्छा सर, ये तो बात कर ली सर आपने, तो बिल्कुल यहाँ पे रुक गए आप जाके कि चलो आपने पल्स चेक कर ली, और अगर पल्स प्रेजेंट है लेकिन ब्रीदिंग नहीं है तो देखिए, अगर पल्स प्रेजेंट है, जब आप पल्स, ये सारी चीजें जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे मीन वाइल आपको क्या कर लेना है, ब्रीदिंग को भी असेस कर लेना है। मीन वाइल नोट करो कि जब आप अनरेस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप ब्रीदिंग पैटर्न को तो क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। मीन वाइल असेस फॉर ब्रीदिंग, असेस फॉर ब्रीदिंग भी आपको क्या कर लेना है, असेस कर लेना है। देखिए ब्रीदिंग का असेसमेंट की अगर बात करता हूं तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड क्या है, लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन एंड फील इज द बेस्ट मेथड टू असेस द रेस्पिरेटरी फंक्शंस या ब्रीदिंग फंक्शंस। किस तरीके से, लुक फॉर चेस्ट रेज, जब आप सांस लेते हैं तब आपकी चेस्ट क्या होती है, एक्सपेंड करती है, जब आप सांस छोड़ते हैं या फिर एक्सेल करते हैं तो उस टाइम पे आपकी चेस्ट जो है रिकॉइल करती है। इस चीज के लिए आपको असेस करना है कि वेदर चेस्ट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ये तो कौन सा हो गया सर, ये तो हो गई सर लुक की बात। किसकी बात हो गई, लुक की बात हो गई। दूसरा है आपके पास में लिसन। लिसन की अगर बात करता हूं तो आपको ऑस्कल्टेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप की वेदर लंग साउंड्स प्रेजेंट और एब्सेंट। यहाँ पे क्या करना है, 4 लंग साउंड्स, खिचड़ी बना दी सर, है ना। लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट, लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट, लिसन फॉर लंग साउंड एंड फील फॉर एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट को कैसे करेंगे सर, एयर मूवमेंट को आप इस तरीके से करेंगे, आप क्या करेंगे, अपनी जो डोर्सम सरफेस ऑफ पाम है इसको आप क्या लेके जाएंगे, नोज के पास लेके जाएंगे, तो आपको इजीली एयर मूवमेंट जो है वो फील हो जाएगा। यानी कि लुक, लिसन एंड फील इज द बेस्ट मेथड टू असेस द रेस्पिरेटरी फंक्शन की वेदर इंटैक्ट और एब्सेंट। यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी का, यहां तक क्लियर हो गया क्या। चलो तो देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि सर पहले, सबसे पहले अपन ने किया कि चेक किया कि वेदर सेफ्टी है कि नहीं है, एंश्योर द सेफ प्लेस। सेफ प्लेस अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, सेफ प्लेस नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है कि पहले आप क्या करोगे, सेफ्टी को इंश्योर करोगे। सेफ्टी में ले जाओगे, रोड साइड लेके गए पेशेंट को, और वहां ले जाके अब आपने क्या चेक किया पेशेंट का कि पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव अनरेस्पॉन्सिव। इफ पेशेंट इज फाउंड अनरेस्पॉन्सिव तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि सर हम चेक कर लेंगे कि पल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। और पल्स मैंने आपको बता दी कि किस टाइप का पर्सन है, अगर आपके पास में चाइल्ड है, एडल्ट है या नियोनेट है, तो उस केस में आप किस तरीके से पल्स को असेस करेंगे। ये वाली चीजें क्लियर हो गई क्या, बिल्कुल सर हो गई क्लियर। और मीन वाइल आपको ये सब चीजें करते टाइम में आपने क्या कर लेना है, ब्रीदिंग को भी असेस कर लेना है कि ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं कि अब आपने बात आ गई अपनी कहां पे, यहां तक बात आ गई सर, अपनी कंप्रेशन पे बात आ गई थी। कहां पे बात आ गई थी, कंप्रेशन पे। एक चीज और सुन लो इससे पहले कि मैं कैब को प्रॉपर चैनल से स्टार्ट करूं, कि सर ये तो बता दिया आपने एज के अकॉर्डिंग कि सर अप टू 1 ईयर इन्फेंट, है ना। और बात कर लेते हैं चाइल्ड की, तो सर चाइल्ड आपने बोल दिया कि 8 ईयर्स, और मोर देन 8 ईयर्स विल बी काउंट एज एडल्ट, विल बी काउंट एज एडल्ट। सर ये तो आपने बता दी। अब देखिए यहाँ पे ना क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेट। अगर बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ तो देखिए, न्यू आपका जो इन्फेंट है वो तो यही रहेगा, इन्फेंट तो इतना ही रहेगा कि 1 साल तक का इन्फेंट का क्राइटेरिया जो है आपको फॉलो करना है। चाहे बच्चा जो हेल्दी है चाहे बच्चा अनहेल्दी है, आपको क्या करना है, 1 ईयर को तो इन्फेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, सीपीआर प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं चाइल्ड और एडल्ट के अंदर डिफरेंशिएशन के लिए, तो अगर चाइल्ड का वेट, चाइल्ड वेट इज लेस देन 25 केजी, तब तो आप क्या करोगे, उसको चाइल्ड सीपीआर प्रोवाइड करोगे। अगर उसका वेट है मोर देन 25 केजी, अगर उसका वेट है मोर देन 25 केजी, देन फॉलो एडल्ट गाइडलाइन, फॉलो एडल्ट गाइडलाइन। अब आपको गाइडलाइन कौन सी फॉलो करनी है, यहाँ पे एडल्ट ही काउंट करनी है। तो अगर क्या है, जो विक्टिम है उसका वेट मोर देन कितना है
उसका वेट कितना है 25 किलो से ज्यादा है तो आपको एडल्ट गाइडलाइन फॉलो करनी है। अगर उसका वेट जो है 25 केजी से कम है तो आपको कौन सी चाइल्ड गाइडलाइन जो है फॉलो करनी है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक क्लियर हो गया तो अब जो है नेक्स्ट है आपका सबसे पहला स्टेप जो कि सीपीआर का पहला है आपका कैब का पहला कंप्रेशन। कौन सा है? कंप्रेशन। चलिए बात कर लेते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करते हैं अपन? कंप्रेस द चेस्ट। कंप्रेस द चेस्ट। चेस्ट को क्या करना है? आपको कंप्रेस करना है। देखिए चेस्ट को कंप्रेस करने के पीछे फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं कि क्या फिजियोलॉजी जो है इसकी रहने वाली है, तो चेस्ट को आप जैसे ही कंप्रेशन करेंगे तो चेस्ट वॉल्यूम्स के अंदर क्या होगा? डिफरेंस आएगा। किसके अंदर आएगा? चेस्ट वॉल्यूम्स के अंदर डिफरेंस आएगा। चेस्ट वॉल्यूम में डिफरेंस आने की वजह से अब आप क्या करोगे कि जैसे ही चेस्ट में कंप्रेशन करोगे आप तो चेस्ट के वॉल्यूम चेंज होंगे। चेस्ट वॉल्यूम चेंज अगर हुए तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको प्रेशर चेंजेज होंगे। ठीक है, प्रेशर चेंज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड जो है वो इजेक्ट होगा। इजेक्शन ऑफ ब्लड। इजेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है सर, किस तरीके से होगा? देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं तो मान लीजिए कि ये मेरी बोतल जो है इसको आप क्या मान लीजिए? चेस्ट मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए? चेस्ट मान लीजिए। और इस बोतल के अंदर मैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट डाल दूं तो उसको आप मान लीजिए हार्ट। इमेजिन करिए सिर्फ कि ये बोतल है और इस बोतल को मैंने क्या मान लिया? चेस्ट मान लिया और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? हार्ट रख दिया। ठीक है, पूरी की पूरी को क्या है? एक क्लोज कैविटी है। ये क्या है? कि पूरी की पूरी क्लोज कैविटी है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पे इसका जो एरिया है सरफेस एरिया तो क्या होगा? कम होगा। सरफेस एरिया कम होता है तब वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट की वॉल्स पे पड़ने वाला प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। हार्ट की वॉल पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है, जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? अओर्टा के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इजीली अओर्टा के अंदर चला जाएगा। और यही तो करना है आपको। सर्कुलेशन के लिए क्या करवाना है? क्या वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराओ, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो ब्लड कहाँ इजेक्ट हो जाएगा? सर वो ब्लड इजेक्ट हो जाएगा कहाँ पे? आपकी अओर्टा में। और अओर्टा में अगर ब्लड ने इजेक्शन किया तो वो कहाँ चला जाएगा? सर्कुलेशन में, जिससे आप क्या कर पाओगे? सर्कुलेशन को मेंटेन कर पाओगे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे कि प्रेशर चेंजेस करने आपको किसकी? चेस्ट कैविटी की, जिसकी वजह से कि हार्ट की वॉल पे क्या पड़े? प्रेशर पड़े। हार्ट की वॉल पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का इजेक्शन होगा। ब्लड कहाँ जाएगा? अओर्टा के अंदर, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो आपका कंटिन्यू वहां से हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है सर, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। तो अगर बेसिक्स की प्रिंसिपल की बात करूं, किसकी? आपकी कंप्रेशन की। तो बेसिक सी चीज है वो है हार्ड, फास्ट एंड कंप्लीट रिकॉइल। क्या लिखा मैंने? हार्ड, फास्ट एंड कंप्लीट रिकॉइल। कंप्रेशन के लिए इन तीन चीजों की आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहली जिस सरफेस पे आप कंप्रेशन दे रहे हो, जिस सरफेस पे आप क्या कर रहे हो? पेशेंट को कंप्रेशन दे रहे हो, दैट शुड बी हार्ड। हार्ड कौन सी होनी चाहिए? सरफेस होनी चाहिए। ठीक है सर, सरफेस को तो अपन ने हार्ड इंश्योर कर लिया। क्यों? क्योंकि सर अगर हम गद्दे पे या कुशन पे क्या करेंगे? कंप्रेशन देंगे तो कुशन पहले क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। और पेशेंट की चेस्ट पे इफेक्टिवली आप क्या नहीं कर पाओगे? प्रेशर जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं दोगे। और इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं दोगे तो क्या होगा? पेशेंट रिवाइव नहीं होगा। पेशेंट का रिवाइवल जो है चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है सर। फास्ट क्या है? ये फास्ट वाला है आपकी रेट। कंप्रेशन की जो रेट है वो क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। सर कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए मोर देन 100 पर मिनट। अगर बात करूँ रेंज की तो 100 टू 120 पर मिनट होनी चाहिए। सर इसमें एज के अकॉर्डिंग चेंजेस है क्या? नहीं, एज के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सर कंप्लीट रिकॉइल क्या बोला है? देखिए कंप्लीट रिकॉइल का मतलब थोड़ा सा समझना। मान लीजिए हार्ट है, मान लीजिए क्या है? हार्ट है। अभी किस में? रिलैक्सेशन में। किस में है? रिलैक्सेशन में। थोड़ा समझना, एक वेंट्रिकल है ये वाला जो मैंने दिखाया आपको, ये क्या है? एक वेंट्रिकल है। एक वेंट्रिकल को आपने क्या किया कि बाहर से प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने के साथ ही साथ में इसके अंदर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड था ये ब्लड कहाँ चला गया? अओर्टा के अंदर चला गया। कहाँ चला गया? अओर्टा के अंदर चला गया। ठीक है सर, अओर्टा के अंदर चला गया। अब आपने अगर ये प्रेशर जो लगाया है इसको आप रिलीज नहीं करेंगे, इसको अगर आप
रिलीज नहीं करेंगे तो ये किस में नहीं आएगा, ये रिलैक्सेशन वाली स्टेज में नहीं आएगा और ये इसी तरीके से रहेगा। अगर ये रिलैक्सेशन वाली स्टेज में नहीं आएगा तो क्या इसके अंदर ब्लड जो है वो आएगा और ब्लड इजेक्ट होने के लिए ब्लड आ पाएगा क्या? अरे वीनस रिटर्न जिसको बोलते हैं, किसको? वीनस रिटर्न जिसको बोलते हैं, वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर लगा रखा है। तो वीनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते हो? कंप्लीट रिकॉइल, यानी कि जितना आपने प्रेस किया था, मान लीजिए आपने चेस्ट को कंप्रेस किया था 2 इंच, कितना? 2 इंच जो आपने कंप्रेस किया था, तो 2 इंच ही अब प्रेशर को क्या करना है? वापस से रिमूव करना है, सो दैट यहाँ पे वीनस रिटर्न हो सके। और नेक्स्ट जब आप कंप्रेस करोगे तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। और वीनस रिटर्न या फिर कंप्लीट रिकॉइल का जो मीनिंग है यहाँ पे, या फिर बात करूं बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? टू जनरेट स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या जनरेट करने के लिए रहे? स्ट्रोक वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ पे कंप्लीट रिकॉइल को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो ये तो एक बेसिक सी लाइन थी। अब अपन इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि सर किस तरीके से रेट दी जा रही है, किस तरीके से डिसाइड हो रहा है कि कंप्लीट रिकॉइल करना है। आपने तो बोल दिया कि कंप्रेस कर रहे हैं 2 इंची, ऐसे ही कैसे कंप्रेस कर दिया 2 इंची। तो यहाँ पे अब अपन बात करेंगे डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बताई दी कि सरफेस कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए। सरफेस कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए। सरफेस हार्ड होने के साथ में दूसरा मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला कि सर प्लेसमेंट कहाँ रखेंगे? ठीक है, कहाँ पे अपन प्लेसमेंट रखेंगे? हैंड्स का जो प्लेसमेंट है कंप्रेशन के लिए वो कहाँ रखेंगे? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या हो गया कि सरफेस। सरफेस कैसे होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए, सो दैट आप जो कंप्रेशन दे रहे हो वो इफेक्टिव कंप्रेशन आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सको। ठीक है सर। दूसरी है लोकेशन। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये एक चेस्ट कैविटी है, ये क्या है? चेस्ट कैविटी है। ये निपल्स है, ये क्या है? निपल्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर एक चीज और होती है यहाँ पे, दैट इज योर स्टर्नम। दैट इज योर स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम है सर। ठीक है, ये क्या है? स्टर्नम है। अब देखिए स्टर्नम को अपन बांट लें कितने भागों में? 3 भागों में। ये 1/3, ठीक है, 2/3 एंड लास्ट 1/3। बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, 3 भागों में अपने क्या कर लिया? स्टर्नम को बांट दिया। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली बात, तो ये तो कौन सा पार्ट है इसका? स्टर्नम का मेनोब्रियम, एंड दैट वाज इज G-fold, दैट वन इज G-fold। बात कर लेते हैं कि सर लोकेशन में, तो लोकेशन में अगर बात करता हूं तो सबसे पहली जो लोकेशन है फॉर एडल्ट, फॉर एडल्ट अपन जो हैंड को प्लेस करेंगे वो करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे जीफिस स्टर्नम है। ये क्या है? जीफिस स्टर्नम है। लोअर 1/3 पार्ट ऑफ जीफिस स्टर्नम एट निप्पल लाइन, एट निप्पल लाइन। तो लोकेशन एग्जैक्टली क्या होगी? लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम एट निप्पल लाइन। बात हो गई क्या? चलो सर ठीक है, ये वाली बात तो हमने समझ ली सर। दूसरा दूसरा सर किसके लिए? चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड के लिए भी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आपका क्या रहेगा? ये सेम ही रहेगा, लोअर 1/3 एट निप्पल लाइन ही रहने वाला है लोकेशन। फिर नियोनेट के लिए, सॉरी इन्फेंट के लिए, इन्फेंट के लिए अगर बात करता हूं तो ये आपकी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो वही रहेगा, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। सर ऐसा क्यों? देखिए ऐसा क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर जो हार्ट होता है वो क्या होता है? स्लाइटली लोअर साइड रहता है, स्लाइटली लोअर साइड रहता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है वैसे वैसे थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका वेंट्रिकल किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। तो वेंट्रिकल की बात करूं या मैं बात करूं एपेक्स ऑफ हार्ट,
किसकी बात करूं, एपेक्स ऑफ हार्ट। तो एपेक्स ऑफ हार्ट जो होता है वो कहां पे होता है सर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है या फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तो किस में होता है सर, एडल्ट के अंदर होता है, लेकिन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में किस में होता है, चिल्ड्रंस या फिर मैं अर्ली एज ऑफ चिल्ड्रन या फिर जो इन्फेंट होता है उनके अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है कौन सा, हार्ट का लेवल जो है, ठीक है। तो अब देखिए कंप्रेशन अगर आपको करवाना तो कंप्रेशन क्यों करवाना, ताकि इजेक्शन हो सके, और इजेक्शन कहां से होता है, आपके वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो एपेक्स ऑफ हार्ट पे आपको क्या करना है, लोकेशन रखनी है, अपनी हैंड्स की प्लेसमेंट रखनी है, ठीक है। चलिए सर लोकेशन की बात हो गई। बहुत जूम हो जाता है ना। चलिए लोकेशन की बात हो गई। लोकेशन के बाद में है आपका कि कंप्रेशन मेथड क्या रहेगा सर, नेक्स्ट आपका कंप्रेशन मेथड। देखिए कंप्रेशन मेथड की अगर बात करता हूं तो यूज ऑफ हैंड से, कि कितने हैंड आप यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर यूज ऑफ हैंड की मैं बात करता हूं, एक बार के लिए देखना किस तरीके से करेंगे, कि आप करेंगे, यहाँ पे क्या होगी, चेस्ट होगी, यहाँ पे क्या होगी, चेस्ट होगी पेशेंट की, ठीक है। तो आपका जो डोमिनेंट हैंड है वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। मेरा जो राइट हैंड है वो तो क्या है, डोमिनेंट है, और लेफ्ट हैंड क्या है मेरा, नॉन डोमिनेंट है। तो मैंने क्या बोला कि नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो कहाँ होगा, पेशेंट की चेस्ट पे, और जो डोमिनेंट हैंड है वो क्या होगा, इसके जस्ट अबोव होगा, और जो फिंगर्स है वो इस तरीके से क्या रहेंगी, इंटरलॉक रहेंगी, इस तरीके से क्या रहेंगी, इंटरलॉक रहेंगी। इसके पीछे रीजन क्या है देखना, इंटरलॉकिंग के पीछे, ताकि जब आप हैंड मूवमेंट करेंगे तो जब आप क्या करेंगे, इस पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करेंगे, उस दौरान आपके हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, ऐसे ना हो कि एक हाथ का प्रेशर पहले लग रहा है, दूसरे हाथ का प्रेशर बाद में लग रहा है, तो ऐसा ना हो, इसलिए अपन क्या करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, ठीक है। और हील ऑफ द पाम, ये क्या है, हील ऑफ द पाम है, जिसको अपन क्या कहाँ रखेंगे, जो मैंने आपको लोकेशन बताई थी उस लोकेशन पे आप क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। तो हील ऑफ द पाम ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड विल बी प्लेस्ड एट लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। तो ये नॉन डोमिनेंट हैंड था, और ये मान लीजिए क्या थी, आपकी स्टर्नम की लोअर 1/3 थी, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैंने अपना जो डोमिनेंट हैंड है उसको मैं ऊपर की तरफ लेके आऊंगा, और ऊपर की तरफ लाके और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लूंगा। इंटरलॉक करने के बाद में भी ध्यान रखना है कि हैंड की जो पोजीशन है, अलाइनमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये अलाइनमेंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इफेक्टिव जो कंप्रेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ से, यहाँ से एग्जर्ट होगा, यानी कि शोल्डर प्लेट से आपको क्या करना है, फोर्स एग्जर्ट करना है। क्या करना है, फोर्स एग्जर्ट करना है, कहां से, शोल्डर प्लेट से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि सर कंप्रेशन मेथड का। पहले बात करते हैं एडल्ट के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। तो मैं अगर एडल्ट के लिए बात करूं तो एडल्ट के लिए टू हैंड मेथड, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एडल्ट के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों हाथ अपन यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तो सर एडल्ट के लिए बात हो गई। चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए अपन यूज करेंगे वन हैंड मेथड। कौन सा यूज करेंगे, वन हैंड मेथड जो है आपको यूज करना है, एक हाथ से आप क्या करो, कंप्रेशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि सर टू हैंड मेथड या वन हैंड मेथड कैसे डिसाइड किया। देखिए एडल्ट के अंदर तो आपको प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो टू हैंड मेथड ही यूज करना है। लेकिन चाइल्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, वन हैंड मेथड यूज कर सकते हो। अगर चाइल्ड क्या है, ओबेस है, तो आपको क्या करना है, टू हैंड मेथड ही यूज करना है। इफ चाइल्ड इज ओबेस, तो टू हैंड मेथड। तो भी आपको कितना, टू हैंड मेथड जो है यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है सर। बात हो गई चाइल्ड की भी। अब बात कर लेते हैं इन्फेंट के लिए। इन्फेंट के लिए अगर बात करता हूं तो टू फिंगर मेथड, ये जो दो फिंगर्स हैं फर्स्ट, ये वाली अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस तरीके से। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से टू हैंड मेथड जो है, सॉरी टू फिंगर मेथड जो अपन यूज कर सकते हैं। या या फिर कर सकते हैं टू थंब मेथड। क्या कर सकते हैं, टू थंब मेथड। टू थंब मेथड को अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो ये मान लीजिए क्या है, पेशेंट की चेस्ट है, ये क्या है, मान लीजिए पेशेंट की चेस्ट है। तो आप क्या करोगे, अपने जो दोनों थंब हैं उसको इस तरीके से रखेंगे,
और जो फिंगर्स है वो क्या करेंगी, चेस्ट को इस तरीके से एनसर्कल कर रही होंगी, और इसी तरीके से एनसर्कल करते हुए अब आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रेशर जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो ये है टू थंब मेथड। विद एनसर्कलिंग द चेस्ट विद फिंगर एनसर्कलिंग द चेस्ट। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अच्छा सर, टू फिंगर कब करना है और टू थंब मेथड कब करना है, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए, टू फिंगर मेथड आपको करना है सिंगल रेस्क्योर में। कब करना है? सिंगल रेस्क्योर में, और सिंगल रेस्क्योर। रेस्क्योर कौन है? बचाने वाला। रेस्क्योर कौन है? बचाने वाला। जबकि मैं बात करूं टू थंब मेथड, तो ये कब कर सकते हैं अपन? और टू रेस्क्योर। इसके लिए टू रेस्क्योर के लिए आपको क्या करना है? टू थंब मेथड यूज कर लेना है। अरे देखिए, अगर टू फिंगर मेथड यूज करेंगे तो आपके पास में जो दूसरा हाथ है वो क्या रहेगा? फ्री रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी को हेल्प के लिए अगर बुलाना है तो आप कॉल वगैरह कर सकते हो। अगर आपके पास में ऑलरेडी दो लोग हैं तो एक आदमी को तो आप क्या बोलोगे कि भाई आप तो करो कोऑर्डिनेशन की, एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची, फलाना आदमी कहाँ तक आया। इस तरीके से आप क्या करो, कोऑर्डिनेट करो, और मैं क्या करता हूँ, दोनों फिंगर्स से क्या करता हूँ, पेशेंट को सीपीआर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। चलो सर, ये भी बात हो गई कि सर कंप्रेशन का मेथड भी आपने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्रेशन रेट की। इसकी बात करेंगे कंप्रेशन रेट की। तो रेट की अगर बात करता हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस्क्योर, आपको रेट क्या रखना है पर मिनट, जो है कितना रखना है भाई? हमेशा 100 टू 120 ही रखना है। कितना रखना है? 100 टू 120 ही आपको क्या रखना है, यहाँ पे रेट रखना है पर मिनट। 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट जो है आपको यहाँ पे रखना ही रखना है। ठीक है सर, रेट की भी बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्रेशन डेप्थ की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? कंप्रेशन डेप्थ। देखिए, डेप्थ की अगर बात करता हूं तो डेप्थ यहाँ पे कितनी रखेंगे कि सर एडल्ट के लिए अलग रखेंगे, चाइल्ड के लिए अलग रख देंगे, और इन्फेंट के लिए अलग रख देंगे। बात आ रही है समझ में? एडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट के लिए अपन यहाँ पे अलग अलग रखेंगे क्या? डेप्थ भी। ठीक है, एडल्ट की अगर मैं डेप्थ के लिए बात करता हूँ तो 2.5 इंच कितनी रखेंगे भाई? 2 से 2.5 इंच तक आप क्या कर सकते हो, चेस्ट कैविटी को कंप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर चाइल्ड के लिए अगर बात करता हूं तो ये होती है आपकी 1.5 टू 2 इंचेस। कितनी होती है? 1.5 टू 2 इंचेस आप क्या कर सकते हो, कंप्रेशन कर सकते हो। जबकि इन्फेंट के लिए अगर बात करता हूं तो 1 टू 1.5 इंचेस, कितना? 1 से 1.5 इंच जो है आपको क्या करना है, कंप्रेशन करना है। किसको? चेस्ट को। बात आ गई क्या समझ में यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? डेप्थ के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? डेप्थ के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि सर वेंटिलेशन का भी कुछ रोल है क्या? बिल्कुल है। किसका रोल है? वेंटिलेशन का रोल यहाँ पे बराबर बनता है। तो वेंटिलेशन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो वेंटिलेशन वर्सेस कंप्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको बोर्ड चाहिए बिल्कुल खाली, कर दिया अपन ने खाली। कौन सा था अपना नेक्स्ट? कंप्रेशन वर्सेस वेंटिलेशन। ये वाला तो दिखेगा नहीं ना। कंप्रेशन वर्सेस वेंटिलेशन। देखिए, यहाँ पे अपन बना लेते हैं 3 कॉलम। कितने कॉलम? 3 कॉलम। बन गए 3 कॉलम। ठीक है, और इन दोनों, इनको भी क्या कर लेते हैं, 2 कॉलम के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये भी बन गए सर 2 कॉलम। बात आ रही है समझ में? सर ये तो कॉलम हो गया किसका? एडल्ट का। ये तो किसका हो गया? एडल्ट का। ये किसका हो गया सर? ये हो गया चाइल्ड का। और ये किसका हो गया? इन्फेंट का। ठीक है, थोड़ा सा कैटेगराइज करके इसको यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है वन रेस्क्योर, वन रेस्क्योर, और बात आती है टू रेस्क्योर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, रेस्क्योर कौन होता है? रेस्क्योर होता है सर बचाने वाला, कि कौन पर्सन जो है उसको बचा रहा है। ठीक है, चलिए रेस्क्योर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, कंप्रेशन वर्सेस वेंटिलेशन क्या रहता है।
एडल्ट के अंदर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन 30:2, यानी कि 30 कंप्रेशन पे अपन क्या करेंगे, 2 ब्रीदिंग जो है पेशेंट को देंगे। कितने देंगे रे? 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देंगे अगर एक रेस्क्योर है तो। ठीक है, इतना ही अपन करेंगे चाइल्ड के अंदर, इतना ही अपन करेंगे किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर, और इतना ही करेंगे किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। अगर आपके पास में है रेस्क्योर 1, बचाने वाला कितना है? 1 है, तो वो इतने ही एफर्ट डाल सकता है कि वो 30 कंप्रेशन के साथ में आपको 2 ब्रीदिंग जो है वो प्रोवाइड कर दे। ठीक है, बात आ गई 2 रेस्क्योर की। तो 2 रेस्क्योर अगर आपके पास में है तो भी आपको एडल्ट के लिए तो वही 30:2 रखना है। कितना रखना है रे? 30:2 ही रखना है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं चाइल्ड की, किसकी बात करूं? चाइल्ड की। तो चाइल्ड के अंदर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अब 15:2। एवरी 15 कंप्रेशन के बाद में आपको 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग जो है पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। वहीं इन्फेंट के लिए अगर बात करता हूं तो इसके लिए भी चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 15:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15:2 हो जाएगा आपका कंप्रेशन वर्सेज वेंटिलेशन रेशियो। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये बात थी कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसके? आपके कंप्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने सबसे पहले बताया कि हार्ड सरफेस होनी चाहिए, रेट जो है वो फास्ट होनी चाहिए, 100 to 120 रेट होनी चाहिए। डेप्थ के बारे में बात हो गई कि एडल्ट के लिए 2 से 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, डेप्थ दबाएंगे। या फिर मैं बात करता हूँ किसके लिए? चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड के लिए कितना रहेगा आपका? 1 to चाइल्ड के लिए रहेगा 2 to 1.5 to 2 इंचेज रहेगा। किसके लिए? चाइल्ड के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इन्फेंट के लिए, तो इन्फेंट के लिए आपका रहेगा कितना? 1 से 1.5 इंच रहेगा। ठीक है, फिर बात आ गई अपनी कि सर किसकी? कंप्रेशन वर्सेज वेंटिलेशन की। तो कंप्रेशन वर्सेज वेंटिलेशन की अगर बात करता हूँ तो एडल्ट के लिए अलग रहेगा। रेस्क्योर अगर 1 है तो 30:2, और रेस्क्योर अगर चाइल्ड है, रेस्क्योर 1 है तो 30:2, और अगर इन्फेंट है और रेस्क्योर 1 है तो 30:2। तो इसके अंदर तो कोई चेंजेस है नहीं। एक रेस्क्योर है तो आपको आंख बंद करके आंसर कर देना 30:2। लेकिन अगर बात आती है 2 रेस्क्योर्स की, तो एडल्ट के अंदर तो आपका कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा? 30:2 रहेगा। जबकि चाइल्ड के अंदर कितना रहेगा? 15:2 रहेगा। और इन्फेंट के अंदर कितना रहेगा? 15:2 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नियोनेट की, तो नोट डाल के यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना, दैट इज नियोनेट। फॉर नियोनेट, नियोनेट के लिए अगर बात करता हूं तो 90:30 या 3:1 जो है आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे? कंप्रेशन वर्सेज वेंटिलेशन जो है रहने वाला है। इस चीज को आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, किसके लिए? नियोनेट के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। 3:1 कितना? 3:1 या फिर 90:30 क्या रहना है आपका? कंप्रेशन वर्सेज वेंटिलेशन रेशियो जो है रहना है किसके लिए? नियोनेट के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो तुम्हारा कंप्रेशन जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? ब्रीदिंग वाले पार्ट के बारे में। किसके बारे में? ब्रीदिंग वाले पार्ट के बारे में। चलिए फिर ऊपर चले जाओ, चलो आ जाओ। ब्रीदिंग, नहीं सर, पहले एयरवे। एयरवे के अंदर अपन क्या करेंगे? चेक द पेटेंसी या फिर मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे। पेटेंसी को क्या करना है आपको? यहाँ पे मेंटेन करना है। मेंटेन पेटेंट एयरवे। ठीक है, पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे? ओपन द एयरवे। ओपन द एयरवे करेंगे पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी पेशेंट का एयरवे जो है क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, या तो टंग फॉल हो गई, या फिर किसी अदर रीजन की वजह से हो सकता है कि आपका क्या हो जाए। अब ब्रीदिंग अगर आपको देना है तो आपको क्या करोगे? ब्रीदिंग देने के लिए माउथ टू माउथ आप ब्रीदिंग दे सकते हो, माउथ टू नोज दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको माउथ टू माउथ देने के लिए माउथ को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मेथड है आपका। पहला मेथड है एयरवे को ओपन करने के लिए, ओपन या मेंटेन। ठीक है, पहला मेथड जो है आपका है चिन लिफ्ट एंड हेड टिल्ट। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट अपन इसको बोल सकते हैं। तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है? हेड को बैकवर्ड टिल्ट करना है इस तरीके से, और चिन को क्या करना है? अपवर्ड क्या करना है? उठाना है, अपवर्ड मूवमेंट करवाना है। अपवर्ड मूवमेंट करवाने से क्या होगा? आपकी जो ट्रेकिया है, आपकी जो ट्रेकिया है
वो किससे कनेक्ट होगी, लेरिंग्स से। किससे कनेक्ट होगी, लेरिंग्स से। लेरिंग्स जो है वो कनेक्ट होगा किससे, ट्रेकिया से। इससे क्या होगा, आपका एयरवे जो है वो ओपन हो जाएगा, एयरवे जो है वो क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा। और आप जब ब्रीदिंग देंगे तो वो कहाँ जाएगी, पेशेंट के लंग्स के अंदर। देखिए ये अपने को तभी परफॉर्म करना है जब कोई पेशेंट को सस्पेक्टेड इंजरी ना हो। तो एक नोट जरूर लिख लेना, इन केस ऑफ नो सस्पेक्टेड इंजरी, अगर सस्पेक्टेड इंजरी नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट जो है मेथड दे सकते हो। किसके लिए, ओपन करने के लिए एयरवे को। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा दूसरा है आपका जा थ्रस्ट मैन्यूवर। जा थ्रस्ट मैन्योर, जा थ्रस्ट मैन्योर में आपको क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स है उनको इस तरीके से क्या करना है, प्लेस करना है जस्ट बिलो द जो। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो थंब्स है वो कहाँ पे रखना है, चिन पे रखना है। और इसको करते हुए आपको क्या करना है, प्रेस करना है। देखिए ये कब परफॉर्म करते हैं, अगर कोई भी सस्पेक्टेड इंजरी है तो उस केस में। अब देखिए सस्पेक्टेड इंजरी है मतलब आप क्या नहीं कर सकते, हेड को टिल्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज मान लीजिए किसी को सर्वाइकल के अंदर कोई चोट लगी थी, ठीक है, कोई भी फॉल वगैरह की वजह से आपके स्पाइन वगैरह की अगर इंजरी है और आपने क्या किया, मूवमेंट करवा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पेशेंट को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, मूवमेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, जा थ्रस्ट मैन्यूवर से आप क्या करते हो, ओपन करते हो एयरवे को। ठीक है, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड इंजरी, इन केस ऑफ इंजरी, इंजरी के केस में आपको ऐसा करना होता है। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए कि अगर देखिए आपको कोई भी एक्सीडेंट दे दे, ठीक है, चाहे वो आपने उसमें मेंशन ना किया हो कि पेशेंट को फेस पे कोई ट्रॉमा है, चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओपन एयरवे करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर वो बोले कि सर हॉस्पिटल में है पेशेंट, तब तो आप क्या कर सकते हो, जा थ्रस्ट मैन्युअल, क्योंकि वहां पे सेफ है, वहां पे कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी होगी। लेकिन अदरवाइज वो बोले आरटीए बोले, वो कोई फॉल बोले, वो कोई ड्राउनिंग बोले, वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक बोले, तो उन सभी चीजों में आपको एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, वहां पे आपको यूज करना है जा थ्रस्ट मैन्युअर। कौन सा यूज करना है, जा थ्रस्ट मैन्युअर। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एयरवे भी मेंटेन कर लिया सर, अब बता दो सर ब्रीदिंग के बारे में कि अब क्या करेंगे, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे अपन प्रोवाइड करता है पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीदिंग। कौन सी ब्रीदिंग देते हैं यहाँ पे, पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड करने के लिए देखिए एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि कितनी ब्रीदिंग कब देंगे, 30:2 देंगे या फिर 30 वेंटिलेशन के, सॉरी 30 कंप्रेशन के बाद में 2 वेंटिलेशन देंगे, या 50 कंप्रेशन के बाद में 2 वेंटिलेशन देंगे। वो सब चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी हैं। ठीक है सर, आपने वो तो कर दिया, लेकिन अब ब्रीदिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए अपन बात करते हैं कि सर ब्रीदिंग इफेक्टिवनेस को कैसे प्रोवाइड करेंगे और ब्रीदिंग से क्या होगा। देखिए आप क्या कर रहे हो, जो रेस्क्योर है वो अपनी एक्सहेल्ड एयर जो है वो क्या कर रहा है, पेशेंट तक डिलीवर कर रहा है। तो सबसे पहले पीजीआई ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हो पेशेंट को, रेस्क्यू ब्रीदिंग जो आप देते हो, उसमें आप पेशेंट को कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करते हो। तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर कितनी होती है मैं बता दूं आपको। देखिए नॉर्मल जो आपकी इंस्पायर्ड एयर होती है, इंस्पायर्ड एयर के अंदर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 21% होती है। कितनी होती है, 21% होती है। जबकि अगर बात करता हूं एक्सपायर्ड के अंदर, एक्सपीरेटेड नॉट एक्सपायर्ड, एक्सपीरेटेड एयर इसके अंदर होती है आपकी 16%। कितनी होती है रे, 16%। यानी कि जो एक्सपीरेटेड एयर है ये आपने क्या करी थी, पेशेंट को दी थी। तो आप जब रेस्क्यू ब्रीदिंग की बात करते हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, 16% ऑफ ऑक्सीजन जो है पेशेंट को आप क्या कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं। चलो ये भी बात हो गई सर ब्रीदिंग की। अब बात कर लेते हैं ब्रीदिंग के मेथड की। किसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्रीदिंग के मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। मेथड्स, मेथड्स की अगर बात करता हूं तो सबसे पहला कॉमन मेथड है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, इसके बारे में तो कौन ही नहीं जानता होगा, सबने देखी होंगी पिक्चरें। हाँ, हीरो बचाता है हीरोइन को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने के, बचाता है कि नहीं बचाता, बिल्कुल बचाता है सर। तो ये है आपका माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट जो है या विक्टिम जो है उसके माउथ को क्लोजली
क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है किसके माउथ से, रेस्क्योर के माउथ से। और रेस्क्योर क्या करता है, अपनी जो एक्सहेल्ड एयर है वो कहाँ पे डिलीवर करता है, पेशेंट के माउथ के अंदर, सो दैट वो कहाँ पे चली जाए, पेशेंट के लंग्स तक पहुंच जाए। सर ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड कौन सा होगा सर, दूसरा मेथड होगा आपका माउथ टू नोज। मान लीजिए माउथ टू माउथ पॉसिबल नहीं है, किसी भी केस की वजह से माउथ टू माउथ क्या नहीं है पॉसिबल, ब्रीदिंग देना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, माउथ टू नोज भी आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को ब्रीदिंग डिलीवर कर सकते हो। और सर और है आपका माउथ टू स्टोमा, माउथ टू स्टोमा। और स्टोमा कौन सा वाला, ट्रेकियोस्टोमा। अरे मान लीजिए पेशेंट का बर्न हो गया बहुत ज्यादा, या कोई सीवियर ट्रोमा है कि आप माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज क्या नहीं कर सकते, पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं दे सकते, तो अब आप क्या करोगे, पेशेंट को पहले ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करोगे, ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करने के बाद में अब आप क्या करोगे, माउथ टू ट्रेकिया क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन जो है, या फिर बात करता हूँ ब्रीदिंग जो है यहाँ पे डिलीवर करनी होगी। सर यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन का क्या, तो आपके पास में अगर हैंड करचीफ जिसको क्या बोलते हैं, रुमाल बोलते हैं, या फिर कोई भी टिश्यू पेपर अवेलेबल है तो उसको एज ए बैरियर आप यूज कर सकते हो, या फिर अपनी फीस को भी आप क्या कर सकते हो, एज ए बैरियर यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर योर सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि ब्रीदिंग कब देनी है, ये वाली बात अपन ने ऑलरेडी कर ली, मेथड्स की बात कर ली। अब मान लीजिए पेशेंट कोई ऐसा है जिसको पल्स तो इंटेक्ट है, पल्स तो बढ़िया कर रही है, मतलब उसका दिल तो धड़क रहा है, लेकिन क्या हुआ, पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है। क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए प्यारे बच्चों, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में अगर हुआ है पेशेंट को, तो यहाँ पे कार्डियक फंक्शंस तो इंटेक्ट हैं। एक चीज ध्यान रखना कि पेशेंट के कार्डियक फंक्शंस अगर इंटेक्ट है तभी अपन यहाँ तक पहुंचेंगे, अदरवाइज तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है वही प्रोसेस आपको क्या करनी है, यहाँ पे फॉलो करनी है। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अब अगर आपके पास में विद एम्बू और विदाउट एम्बू, पहले बात कर लेते हैं विदाउट एम्बू। विदाउट एम्बू, एम्बू क्या है भाई, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है, जो आपने देखा होगा कि इसको आप क्या करते हो, एक मास्क लगा होता है, मास्क को क्या करते हो, टाइटली अटैच करते हो पेशेंट के फेस पे, और फिर आप क्या करते हो, उसको कंप्रेस करते हो। कंप्रेस करने पे उसके अंदर जो एयर होती है कहाँ चले जाती है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं, और पेशेंट क्या कर पाता है, ब्रीथ कर पाता है। लेकिन मान लीजिए आप आउटसाइड द हॉस्पिटल है और आपके पास में एम्बू नहीं है, अब आपको माउथ टू माउथ क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पेशेंट को ब्रीदिंग देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है सर, अब आपको यहाँ पे करना है कि आप क्या करो, पेशेंट को 6 to 8 ब्रीथ पर मिनट दे दो। कितनी दे दो, 6 to 8 ब्रीथ पर मिनट जो है यहाँ पे पेशेंट को दे दो। ठीक है, दूसरा विद यूज ऑफ एम्बू, विद यूज ऑफ एम्बू। ठीक है, एम्बू के साथ में अगर बात करता हूं तो अब आप क्या, अब आपके पास में क्या हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। तो एडवांस टेक्नोलॉजी तो अब आप क्या कर सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो, यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा सकते हो। तब आप कितना दोगे, 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट, 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट जो है आपको यहाँ पे पेशेंट को डिलीवर करनी है। तो ये सब चीजें थी किसके बारे में, रहे आपके कैब के बारे में। कैब में आपने सबसे पहले देखा कि सर कंप्रेशन किस तरीके से देंगे, क्या क्या मेथड होंगे कंप्रेशन के। ठीक है, कुछ फिर बात करिए अपन ने एयरवे की, कि एयरवे को ओपन करने के लिए दो मेथड मैंने आपको बताया। कौन सा, पहला तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड बताया, अगर आपको सस्पेक्टेड इंजरी नहीं है तो। अगर सस्पेक्टेड इंजरी है उस केस में आपको ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना है, तो उस केस में सर क्या करेंगे, उस केस में आपको दूसरे वाले मेथड पे जाना है, दैट वाज जो थ्रस्ट मेथड, जो दैट वाज जो थ्रस्ट मैन्योर पे आपको यहाँ पे जाना है। दोनों से आपने क्या कर लिया, एयरवे को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब आप क्या करोगे, तीसरी बात पे आओगे, वो है ब्रीदिंग वाले पार्ट पे। ब्रीदिंग में मैंने आपको बता दिया कि मेथड्स कौन कौन से होंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होगा, माउथ टू नोज होगा, माउथ टू स्टोमा होगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप कितनी दे रहे हो माउथ टू माउथ के अंदर, 16% दे रहे हो। कितनी दे रहे हो, 16%। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर पेशेंट को सिर्फ रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, कार्डियक फंक्शंस जो है वो इंटैक्ट है, उस केस में अपन क्या करेंगे, विदाउट यूज ऑफ एम्बू, दैट वाज 6 to 8 ब्रीथ पर मिनट। और अगर विद यूज ऑफ एम्बू की मैं बात करता हूं, तब आप कितना देंगे इसको, 10 to 12 ब्रीथ जो है पर मिनट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है सर, ये सब चीजें तो दे दी। अब आप कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट को जो आप ब्रीदिंग दे रहे हो वो उस तक पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही है।
ठीक है। तो जब भी आप पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे होते हैं तब आप पेशेंट के कहाँ होते हैं, हेड साइड। कहाँ होते हैं आप पेशेंट के, हेड साइड होते हैं। हेड साइड होते हुए आपकी जो आईज हैं वो कहाँ रहेंगी, पेशेंट की चेस्ट पे रहेंगे। आई जो है आपकी, या फिर नजरें कहाँ रहेंगी आपकी, पेशेंट की चेस्ट पे रहेंगी। और पेशेंट की चेस्ट पे नजरें रखते हुए आपको क्या करना है, पेशेंट को ब्रीदिंग देनी है ओवर 1 सेकंड। 1 ब्रीथ ओवर 1 सेकंड तो आपको एटलीस्ट देनी ही देनी है। और 1 ब्रीथ 1 सेकंड अगर आपने दी, उसी दौरान आपको देखना है कि वेदर पेशेंट की चेस्ट के अंदर कोई एक्सपेंशन है कि नहीं है। ये नजरें आपकी देख लेंगी क्योंकि पेशेंट की चेस्ट के अंदर कोई एक्सपेंशन है कि नहीं है। अगर एक्सपेंशन है, दैट मीन्स आपने जो ब्रीदिंग दी है वो सक्सेसफुल है, इनकी मिशन सक्सेसफुल है। और अगर आपने चेस्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं देखा, दैट मीन्स आप जो ब्रीदिंग दे रहे हो वो क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ रेस्क्यू ब्रीदिंग, फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग, प्रोवाइड प्रोवाइड 1 ब्रीथ ओवर 1 सेकंड। 1 सेकंड तक तो आपको कम से कम ब्रीदिंग जो है उसको प्रोवाइड करनी ही करनी है। दूसरी चीज, कीप एन आई फॉर चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट की जो चेस्ट है उस पर आपको क्या करनी है, नजर रखनी है, सो दैट आप क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके कि आपने जो पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीदिंग दी है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये सब चीजें थी किसके बारे में, कैब के बारे में। कैब कब आया ये चीज बता देता हूँ मैं आपको कि कैब आया सर 2010 में। कब आया, 2010 में। कैब वॉज अप्लाइड एट, कैब वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अप्लाइड तो कैसे होगा, इन 2010। तो सर 2010 से पहले क्या था, 2010 से पहले था प्यारे बच्चों ए बी सी डी। कौन सी थी, ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल नहीं होता यहाँ पे, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन एंड डी फॉर डिफिब्रिलेशन। ठीक है, तो ये थी किसके लिए, 2010 से पहले एएचए की गाइडलाइंस में। लेकिन 2010 में इस एएचए ने इसकी गाइडलाइंस को चेंज किया और चेंज करके बोला कि भाई मैं अपनी गाइडलाइंस को अब क्या कर रहा हूँ, कैब में लेके आ रहा हूँ। और कैब की गाइडलाइंस क्या थी, कंप्रेशन या फिर सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने क्या कर दी, चेंज कर दी। और कब कर दी, 2010 के अंदर। कब कर दी रे, 2010 के अंदर इसको चेंज कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सभी को? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आज की क्लास को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, यानी कि आपका एक मेजर पार्ट ऑफ सीपीआर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अदर जो चीजें रह रही हैं, जैसे कि आपकी क्या क्या ड्रग फॉर्मेलिटीज यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। कुछ की पॉइंट्स जो अपन ने अगर कहीं पे कुछ मिस किया है तो अपन लास्ट में की पॉइंट्स के अंदर वो सारी चीजें अपन ऐड कर देंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों को अपन लास्ट में जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्लास को इस यहाँ तक देखा है तो बिल्कुल आपको क्लास में अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।